हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, बहुत दिनों बाद मैं इस चैनल पर आया हूँ, इस चैनल को फिर से जीवन प्रदान करने। मैंने जीवन में जो भी सोचा था कि मैं भी एक सिविल सर्वेंट बनूँगा, हालाँकि अभी तक वो जो सोचा हुआ चीज़ है वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। लेकिन मैंने फिर ये सोचा कि जो मैंने शुरू किया है, एट लीस्ट उसको तो आगे चलने दिया जाए। इसी वजह से मैंने ये सोचा कि भाई अब इस चैनल को फिर से रिवाइव करना होगा, इस चैनल को फिर से जीवन प्रदान करना होगा और जो भी मैंने इस चैनल के विषय में सोचा था, एटलीस्ट उसको पूरा करूं। तो इसी वजह से मैं इतने दिनों बाद इस चैनल पर वापस लौटा हूं और आप लोगों के सामने पहला वीडियो जो है ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, जो कि 6 अप्रैल 2026 का है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला न्यूज़ है ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स अमेंडमेंट एक्ट। सो गाइस, अगर हम बात करेंगे तो ये अभी हाल ही में चर्चा का भी विषय रहा है और सीधे सीधे ये संसद से पारित हो गया है। तो अब इसके जो हैं, हम अगर की चेंजेस की बात करेंगे तो ये जो अधिनियम है यह बताता है कि अब जो लिंग पहचान के लिए मेडिकल बोर्ड का प्रमाणन अनिवार्य हो गया है। मेडिकल बोर्ड सर्टिफिकेशन अब ये जो है वो कंपलसरी हो गया है, मैंडेटरी हो गया है। अब क्वेश्चन देखो यहाँ पे बन सकता है कि जो ये बिल है वो इसे स्वैच्छिक बनाता है, मैंडेटरी के बदले इसे स्वैच्छिक बोल देगा। तो वो यहाँ पे ऐसे ही फंसाने वाले काम जो है यूपीएससी करता है। तो आप लोगों को यहाँ पर ये सोचना आना चाहिए कि भाई नहीं, इसे अनिवार्य किया है। हाँ, कभी कभी क्या होता है मालूम है, जो हम लोग ट्रिक देखते हैं ना यूपीएससी में, मोस्ट ऑफ जगह जहाँ पे अनिवार्य लिखा रहता है, हम ये सोचते हैं कि नहीं यार, कंपलसरी लिखा है तो इसे सीधे सीधे रूल आउट कर दो, सीधे सीधे ये ऑप्शन जो है, ये स्टेटमेंट है, इसको आप लोग सीधे क्रॉस कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे अनिवार्य का मतलब सही ऑप्शन है, ये सही स्टेटमेंट होगा। तो एक बार जरूर याद रखना। और इसी के साथ इसने 2014 के नालसा के निर्णय में, जिसमें यह बताया गया था कि स्व पहचान मतलब सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का जो सिद्धांत दिया था, इसे नकार दिया है। तो अब ये जो टॉपिक है ना, ये पेपर 2 से रिलेटेड हो गया, शक्तियों का पृथक्करण। यानी यहां पर न्यायपालिका और विधायिका, इसके साथ साथ कार्यपालिका, इनके बीच में जो संबंध है उसमें क्या सही है क्या गलत है, उन दोनों के बीच में कहां तक टकराव होने की स्थिति है, उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो ये एग्जाम्पल आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। इसके अलावा ये जो अधिनियम है, यह अनुच्छेद 21 और 19 को भी प्रभावित करता है। इसके साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय ने पहले ही संकेत दिया है कि यह संशोधन स्वायत्तता के संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन कर सकता है। तो जैसा कि मैंने बताया भाई, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को ये खुली रूप से चुनौती देता है, क्योंकि न्यायपालिका ने ऑलरेडी 2014 में इसको व्यक्तिगत अधिकार के रूप में इसको स्थापित कर चुके हैं कि ये जो हमारा जो लिंग, हमारा जो निर्धारण है, वो हमारा स्वनिर्णय होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर किसी ने वापस से केस किया तो मेरे हिसाब से इसे न्यायपालिका जो है ये 2014 के निर्णय के अकॉर्डिंग पलट भी सकती है, तो फिर से टकराव की स्थिति उभर जाएगी। दोस्तों, नालसा निर्णय 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लिंग पहचान व्यक्ति का आंतरिक मामला है। मतलब जो व्यक्ति अपने हिसाब से ये निर्णय लेगा कि मैं क्या हूं, पुरुष हूं, महिला हूं या ट्रांसजेंडर हूं या जो भी है। लेकिन यहाँ पे अब सारा जो खेल है, सारा जो एक तरीके से अंपायर है, वो अंपायर बना दिया है मेडिकल बोर्ड को। तो 2026 में जो बदलाव हुआ है यही है कि नया संशोधन पहचान को प्रमाणित करने के लिए मेडिकल बोर्ड को अनिवार्य बनाता है। अब आलोचकों का यह भी तर्क है कि यह एक सामाजिक पहचान का चिकित्साकरण यानी मेडिकलाइजेशन है, जिससे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सम्मान और निजता का उल्लंघन हो सकता है।
और इसी के साथ अगर हम यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो यही है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि विधायिका की कानून बनाने की शक्ति और न्यायपालिका की मौलिक अधिकारों की रक्षा करने वाली भूमिका, इसके बीच में टकराव हो रहा है और यहीं से ही ये पेपर 2 के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो नोट करके रख लेना भाई लोग। अब ये जो अगला टॉपिक है ये पेपर 2 और पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे इंटरनेशनल रिलेशन और इकोनॉमी दोनों में आ सकता है। तो इसमें जो है वो पश्चिम एशिया संघर्ष और वैश्विक मुद्रास्फीति जनित मंदी यानी स्टैगफ्लेशन के बारे में न्यूज़ में है। और आपको पता ही है वेस्ट एशिया में क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, इजराइल ईरान युद्ध, गैस पेट्रोल सारी चीज़ें महंगे, ऊर्जा संकट की स्थिति उमड़ आई है। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं और इसको आजकल हम फेस भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम फेस नहीं कर रहे हैं, मैं तो फेस कर रहा हूँ, मुझे पता है आप लोग भी फेस कर रहे हैं। तो इसलिए ये पॉइंट, ये क्वेश्चन प्री और मेंस दोनों के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्री में आपको ईरान से जुड़े हुए जो देश हैं, पड़ोसी हैं, उनके बारे में पूछा जा सकता है, या फिर ईरान में जो हड़प्पा से रिलेटेड या उस समय के हड़प्पा संस्कृति से जो उनके रिलेशंस थे उसके बारे में कुछ पूछा जा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ईरान से जुड़ी हुई हैं। तो एक बार प्री के हिसाब से आप लोग ये जरूर देख लेना। देखो, सबसे पहले आपको कुछ नहीं देखना, सबसे पहले ईरान के जितने भी पड़ोसी देश हैं उसको देखो और कोई ट्रिक लगाओ। मैं आपको बता सकता हूं लेकिन यहां पर मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप लोगों को लगेगा कि भाई बैठे बिठाए मुझे मिल रहा है। इसलिए आप लोगों के पास अगर कोई ट्रिक है तो बताओ। वैसे मुझे पता है कि ईरान के जो पड़ोसी देश हैं वो इराक है, तुर्कमेनिस्तान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इसके अलावा टर्की है, अजरबैजान है और आर्मेनिया है। इसके अलावा दो जो अगर देखा जाए, दो नहीं तीन, एक फारस की खाड़ी है, ओमान की खाड़ी है, कैस्पियन सागर, ऐसे जो समुद्री सीमा है वो भी समुद्री या बोल सकते हैं जैसे कैस्पियन सागर है वो तो एक झील है, लेक है, तो उसके साथ भी ये सीमा साझा करता है। तो देखा जाए तो ये जितने भी देश है अभी मैंने आपको बताया, इसका ट्रिक आप लोगों को बनाना है, क्योंकि हर किसी का ट्रिक अपना अपना अलग होना चाहिए और अपने हिसाब से अपनी समझ का होना चाहिए। तो याद रख लेना भाई कौन से देश पड़ोसी हैं ईरान के, नहीं तो 2 मार्क्स प्लस निगेटिव मार्किंग बहुत ही कॉस्टली हो सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बोला था, इसमें क्या क्या प्रभाव पड़ने वाले, तो सबसे पहले ऊर्जा सुरक्षा की बात करेंगे। तो ग्रीन आशा जैसे भारतीय एलपीजी टैंकर उच्च जोखिम वाली स्थितियों में हॉर्मुज जल रमरू मध्य यानी स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे हैं और हमें पता है कि कैसे गुजर रहे हैं, काफ़ी मुश्किलों से गुजर रहे हैं। ईरान एक तरीके से देखा जाए हम पर मेहरबानी दिखाते हुए ऐसा लग रहा है। यूएसए हमें 30 दिन की मोहलत देता है, ऐसा लग रहा है कि हम उसके बहुत बड़े कर्जदार हैं। तो इस वक्त हमारी जो विदेश नीति है वो थोड़ी तो कमज़ोर है और उसे ही मजबूत करने की ज़रूरत है। भले ही रूस चाइना के साथ अगर हमें अपने विदेश नीति को मिल के बनानी पड़े या फिर उनके साथ समझौता करके इन देशों के अगेंस्ट अगर कुछ करना पड़े, चाहे अमेरिका हो चाहे इज़राइल हो, तो करना चाहिए, क्योंकि भाई ऊर्जा संकट सबसे बड़ा संकट है आज की लाइफ में। अगर ऊर्जा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसके अलावा अगर इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करेंगे, आर्थिक प्रभाव की बात करेंगे, तो तेल की बढ़ती कीमतों और आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं के कारण स्टैगफ्लेशन की चिंताएं बढ़ रही हैं। अब स्टैगफ्लेशन ये प्री के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री में सीधे सीधे स्टेटमेंट कुछ भी पूछ सकता है या सीधे सीधे सही भी स्टेटमेंट आ सकता है कि जैसे यह एक ऐसी स्थिति है जहां आर्थिक विकास रुक जाता है, ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन महंगाई या इन्फ्लेशन ऊपर ही रहती है, मतलब ज़्यादा ही रहती है। अब यहाँ पर अगर यूपीएससी ट्रिक लगाएगा तो ऐसा भी बोल सकता है कि आर्थिक विकास रुक जाता है, इसके साथ साथ महंगाई भी रुक जाती है। लेकिन नहीं, यहाँ पे उल्टा है, आर्थिक विकास तो रुकता है लेकिन महंगाई बढ़ती है। इसके अलावा अगर हम डिप्लोमेसी की बात करें, कूटनीति की बात करें, तो रिपोर्ट के अनुसार भारत भुगतान बाधाओं को दूर करने के लिए ईरान के साथ तेल के बदले चावल की जो पुरानी प्रणाली थी उसे पुनर्जीवित करने पर विचार कर रहा है। बार्टर प्रणाली के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, एक सामान के बदले दूसरा सामान।
आज भी गाँव में, जैसे मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, मुझे पता है, मैं जब उत्तर प्रदेश अपने गाँव जाता था बचपन में, तब मैं देखता था लोग धान या गेहूँ किराना की दुकान में लेके जाते थे, फिर वहाँ से कुछ और सामान लेके आते थे। जैसे बचपन में मैं देखता था कि जब, देखिए मैं मुंबई में रहता हूँ तो मुझे पता नहीं है, मुंबई में कभी मैंने देखा नहीं था। लेकिन जब मैं गाँव जाता था छुट्टियों में, तो जो वो आइसक्रीम बेचने वाले आते थे उस समय, तो वो आते थे, यहाँ से एक-एक कटोरी या जो भी उनके पास रहता था, ग्लास, कटोरी कुछ भी, उसमें वो धान या गेहूँ रखते थे, वो आइसक्रीम वाले को देते थे और आइसक्रीम वाला उसे तौल के उसके हिसाब से कौन-सी आइसक्रीम होनी चाहिए वो उस बच्चे को देता था। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है बार्टर प्रणाली की, कि तुम मुझे, जैसे बोलते हैं ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी। सुभाष चंद्र बोस जी ने ये बोला था स्वतंत्रता की लड़ाई में। उसी तरीके से हमारी भी अब जो कूटनीति है इस पर विचार कर रही है कि भाई तुम मुझे तेल दो मैं तुम्हें चावल दूंगा। अब बात करते हैं स्टैगफ्लेशन की। तो भाई स्टैगफ्लेशन मतलब होता है रुका हुआ विकास, साथ में बेरोजगारी, साथ में बढ़ती महंगाई। यानी कि ऐसी दुर्लभ स्थिति है जहां आर्थिक विकास दर गिर रही हो लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही हो। और ये डिफ़िकल्ट क्यों है, इसे मैनेज करना डिफ़िकल्ट क्यों है? तो आमतौर पर आरबीआई क्या करता है, आरबीआई महंगाई को कम करने के लिए ब्याज दरें बढ़ा देता है। लेकिन कम विकास के समय ब्याज दरें अगर बढ़ा दिया जाए तो व्यापार ठप हो सकता है, बेरोजगारी जो है वो और भी बढ़ सकती है। तो यहाँ पर भी दुविधा की स्थिति आ जाती है आरबीआई के लिए। तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। अब इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भारत सबसे पहले कच्चे तेल का बहुत बड़ा आयातक है। भाई हमारी एनर्जी का बहुत बड़ा हिस्सा वेस्ट एशिया से आता है और दुनिया भर के और भी देशों से आता है। अभी तो रशिया से भी बहुत आ रहा है, यूएस से भी अपना हाथ बढ़ा रहा है कि भाई वेनेजुएला से ले लो, क्योंकि वेनेजुएला इनडायरेक्टली देखा जाए तो यूएसए के ही अधीन है अभी। तो अगर हम बाहर से तेल मंगाएंगे तो भाई ज़्यादा जितना मंगाएंगे, महंगे दरों पे अगर बढ़ाएं मंगाएंगे तो ये लागत जन मुद्रास्फीति को बढ़ावा देगी, जिससे हमारा जो चालू खाता घाटा है सीएडी वो भी बढ़ेगा और उसी के साथ रुपया कमजोर होगा। तो आज का एक क्वेश्चन मैं ये भी पूछ रहा हूं कि आज $1 कितना रुपया है? और आप लोग अगर पिछले 1 महीने या 2 महीने से अगर आप देखोगे तो हमारा रुपया कितना कमजोर हुआ है, आप इसी से आपको पता चल जाएगा। जितना हम ज़्यादा डिपेंड होंगे दूसरे देशों पे, जितना हम ज़्यादा डॉलर में ट्रेड करेंगे, या फिर जितना हमारा आयात बढ़ेगा, उतना ही हम ट्रेड डेफिसिट की तरफ बढ़ेंगे, उतना ही हमारा रुपया कमज़ोर होता जाएगा। तो दोस्तों अगला टॉपिक है इसरो's मिशन मित्रा। इसरो इज कंडक्टिंग अ हाई अल्टीट्यूड एनालॉग मिशन इन लेह लद्दाख। तो भाई इसका उद्देश्य क्या है, एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो भाई अत्यधिक कठिन परिस्थितियों में मानवीय कारकों और चालक दल के प्रदर्शन का अध्ययन करना, जो गगनयान मिशन के लिए एक आधार के रूप में कार्य करेगा। देखो सीधी सी बात है, लेह लद्दाख का जो ये क्षेत्र है वो एक तरीके से हमारे लिए ना ये बाहरी दुनिया ही है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की भी कमी रहती है, यहाँ पे बहुत ही विकट परिस्थितियाँ रहती है, जहाँ मानव जीवन बहुत ही कठिन हो जाता है। इस वजह से ऐसे जो परीक्षण होते हैं वो लेह लद्दाख में किए जाते हैं। वहाँ पे हमें सूक्ष्म जीवों के बारे में ज़्यादा अच्छे से जानकारी मिल सकती है कि अगर स्पेस में कोई सूक्ष्म जीव जाता है तो उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया हो सकती है, वो क्या प्रतिक्रिया दे सकता है। इस वजह से लेह लद्दाख हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। तो ये जो है ये पेपर 3 के हिसाब से, साइंस एंड टेक के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब बात करेंगे एनालॉग मिशन की। तो एनालॉग मिशन जो होते हैं ये ऐसे परीक्षण होते हैं जो पृथ्वी पर उन जगहों पर किए जाते हैं जो भौतिक रूप से अंतरिक्ष जैसे चंद्रमा या मंगल के वातावरण के समान हो। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया भाई, यहाँ पर ऐसा सिचुएशन, ऐसा वातावरण, ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि यहाँ पे मानव जीवन बहुत ही दुष्कर हो जाता है, एक तरीके से असंभव जैसा होता है। यहाँ पे आप बिना एक्सटर्नल सपोर्ट के ज़्यादा दिन तक रह भी नहीं सकते हैं। ऐसा ऐसा नहीं कि पूरे लेह लद्दाख की मैं बात कर रहा हूँ भाई, लेह लद्दाख में भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं। तो लेह की ऊंचाई, कम नमी और अत्यधिक ठंड जो वहाँ पर है,
वो अंतरिक्ष के अलगाव और शारीरिक तनाव का अनुभव कराती है। इसी वजह से वहाँ पर ऐसे टेस्टिंग होते हैं। अब बात की फोकस की करेंगे, तो सबसे पहले है वहाँ का जो साइकोलॉजिकल हेल्थ क्या है, मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य। तो लंबे समय तक अकेलेपन में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है वहाँ पर। इसके अलावा जीवन रक्षक प्रणाली की बात करेंगे तो कम दबाव वाले क्षेत्रों में ऑक्सीजन और वेस्ट मैनेजमेंट, इन जैसी प्रणालियों का परीक्षण भी किया जाएगा। इसके अलावा एस्ट्रोबायोलॉजी की बात करेंगे तो यह समझना कि सूक्ष्मजीव कठोर परिस्थितियों में कैसे जीवित रहते हैं ताकि अन्य ग्रहों पर जीवन की खोज में मदद मिल सके। तो इस वजह से लेह लद्दाख का ये जो क्षेत्र है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसरो के लिए। और इसरो में भी ये जो मिशन मित्रा है जो कि गगनयान मिशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, वो इसमें कारगर सिद्ध हो सकता है। तो मिशन मित्रा पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मिशन मित्रा को आप पीएम मित्रा से कंफ्यूज मत होना, आपको यूपीएससी यहीं पर कंफ्यूज करेगा प्री में। तो पीएम मित्रा अलग है, पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क से रिलेटेड है, और मिशन मित्रा जो है ये इसरो का मिशन है जहाँ पर ये पता करेंगे कि भाई स्पेस में चंद्रमा या फिर मंगल ग्रह या फिर और स्पेस, देखिए अंतरिक्ष बहुत बड़ा है, उसमें खाली चंद्रमा और मंगल नहीं है, बहुत ग्रह हैं, वहाँ पर जीवन की कैसी परिस्थिति हो सकती है, ये सब का परीक्षण वहाँ पे किया जाएगा। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, आपको यूपीएससी स्टेटमेंट में कंफ्यूज कर सकती है। अब हमारा अगला टॉपिक है गुजरात यूसीसी और आर्टिकल 44 में जो कि नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत आते हैं उसमें यूसीसी की बात की गई है। तो ये राज्यों पर छोड़ा गया है कि वो अपने राज्य में यूसीसी लागू करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। इससे पहले कौन सा राज्य है जिसने यूसीसी लागू किया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है, तो विवाद, तलाक और विरासत जैसे व्यक्तिगत कानूनों को जो वर्तमान में धर्म पर आधारित हैं सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानून से बदलना, ये इसका उद्देश्य है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे चर्चा की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पक्ष और फिर विपक्ष की। देखो दोनों पॉइंट हमें लिखना आना चाहिए, और ऐसे ही क्वेश्चन हैं जो आजकल बहुत ही हॉट फेवरेट बने हुए हैं, चाहे वो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जाए, चाहे वो अदर स्टेट्स के मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। तो पक्ष में यह है कि यह लैंगिक समानता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है, और अगर विपक्ष की बात करेंगे तो यह अनुच्छेद 25 यानी धार्मिक स्वतंत्रता और आदिवासी समूहों की सांस्कृतिक स्वायत्तता का उल्लंघन कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए हमको पता है कि जितने भी जनजातीय क्षेत्र हैं, आदिवासी क्षेत्र हैं, आदिवासियों के अपने अपने अलग संस्कृति है, अपने अपने अलग रीति रिवाज हैं। तो ये जो यूसीसी है इसके कारण उन पर भी हम एक तरीके से उनकी संस्कृति पर, उनके रीति रिवाजों पर एक प्रहार करने जैसा हो सकता है। तो यहाँ पर सब सोच विचार कर होना चाहिए। हालांकि कई जगहों पर आदिवासियों को छूट प्राप्त है। अब बात करेंगे संवैधानिक स्थिति की। क्योंकि यूसीसी एक नीति निर्देशक तत्व है, इसलिए इसे अदालतों द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन यह देश के शासन में मौलिक माना जाता है। अब हमारा अगला टॉपिक है जो कि आज का अंतिम टॉपिक है, आइनस अरिधमन। तो दोस्तों द कमीशनिंग ऑफ आइनस अरिधमन, द थर्ड अरिहंत क्लास सबमरीन, marks a massive leap in India's strategy autonomy। यानी कि आइनस अरिधमन का नौसेना में शामिल होना भारत की रणनीतिक स्वायत्तता के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों अरिहंत श्रेणी की इसके पहले की जो 2 पनडुब्बियां हैं उसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अब यहाँ पर हमने देखा कि परमाणु ट्रायड यानी न्यूक्लियर ट्रायड ये क्या होता है, इसके बारे में अब हमें जानने की जरूरत है। तो दोस्तों इसका अर्थ है जमीन, हवा और समुद्र तीनों जगहों से परमाणु मिसाइल दागने की क्षमता। जमीन से हम अग्नि मिसाइल भी यूज़ कर सकते हैं, हवा से हम मिराज, राफेल से कर सकते हैं। इसके अलावा समुद्र से तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा है, अरिहंत श्रेणी की है। फिर 6 पनडुब्बियाँ और थी, कलवरी श्रेणी आई गेस उससे भी है। और अब बात करेंगे समुद्री मार्ग क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दुश्मन के लिए जमीन और हवा पर स्थित अड्डों को फर्स्ट स्ट्राइक यानी पहले हमले में ही नष्ट करना आसान होता है, जैसे कि हम देखते आए हैं
चाहे वो ईरान में ही अभी देखो सबसे हालिया जो चल रहा है, इज़राइल और यूएसए उनके परमाणु ठिकानों पे हमला कर रहे हैं, उनके डिफेंस प्लेसेस जो हैं उस पर हमला कर रहे हैं, लेकिन समुद्र पे इतना ज़्यादा हमें नहीं दिख रहा है। तो वही चीज़ है कि सबसे पहले हमले जो हैं वो ज़मीन और हवा से ही होते हैं, हवा पर ही होते हैं एक तरीके से। लेकिन आईएनएस अरिधमन जो है, ये ऐसी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी महीनों तक समुद्र के नीचे छिपी रह सकती है। और यह भारत की नो फर्स्ट यूज़ यानी हम पहले प्रयोग नहीं करेंगे कि नीति को विश्वसनीय बनाती है, क्योंकि यह दुश्मन को चेतावनी देती है कि हमला होने पर भारत समुद्र के नीचे से विनाशकारी सेकेंड स्ट्राइक करने में सक्षम हो गया है। तो यहाँ पर यह भारत की सुरक्षा में महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। अब लाभ की बात करेंगे कि क्यों ये लाभकारी है। तो डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के विपरीत परमाणु पनडुब्बियों को बैटरी चार्ज करने के लिए सतह पर आने की जरूरत नहीं है। ये काफ़ी समय तक समुद्र के नीचे रह सकते हैं, जिससे इनकी स्टेल्थ यानी जो छिपने की क्षमता है वो बेजोड़ हो जाती है, इसीलिए इन्हें स्टेल्थ बोलते हैं। दोस्तों, अब लास्ट में हमारा जो है ये प्रीलिम्स पॉइंटर्स के हिसाब से हम थोड़ा बहुत जो है क्विक फैक्ट्स दे रहे हैं। हालांकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जितना है वो सब इंपॉर्टेंट ही आप कंसीडर कीजिए। तो सबसे पहले बात करेंगे मिजल्स की, खसरा जिसे खसरा बोलते हैं। तो बांग्लादेश ने बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान शुरू किया है। याद रखें कि खसरा जो है ये पैरामिक्सो वायरस परिवार के वायरस के कारण होता है। अब यहाँ पर यूपीएससी यही बोल देगा कि भाई ये जीवाणु है, कवक है, कुछ भी बोल सकता है, या फिर वायरस में भी अगर जो दूसरे परिवार के वायरस होते हैं उनका नाम ले सकता है। तो यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट ये खसरा क्या है, भारत खसरा उन्मूलन का कौन सा लक्ष्य रखा है, कौन से साल में रखा है, ये आपको बस वो पॉइंट याद रखना है। खसरा कौन से परिवार के वायरस से होता है वो याद रखना है। बस यही दो चीज़ें हैं आपको खसरा के बारे में याद करने की जरूरत है, और कुछ नहीं। दूसरा है संपन्न। तो यह एक डिजिटल पेंशन प्रबंधन प्लेटफॉर्म, हाल ही में गोवा और कोचीन पोर्ट अथॉरिटी ने इसे अपनाने के लिए समझौता किया है। तो संपन्न क्या है, सीधे सीधे पूछ लेगा कि हाल ही में संपन्न न्यूज़ में था, तो याद रखना और डिजिटल पेंशन मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है ये। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, संपन्न आपको ऑप्शन बहुत सारे दे देगा कि ये जैसे आजकल गांव में स्वामित्व एक चल रहा है, तो उससे कंफ्यूज कर देगा कि नहीं ये गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण भारत में हमारे प्रॉपर्टी से रिलेटेड जानकारी है, उससे ये कलेक्ट करता है, संग्रह करता है। तो कंफ्यूज मत होना, सिंपल सा है, ये डिजिटल पेंशन मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। और अगर थर्ड की बात करेंगे तो बिराक बायोनेस्ट। तो जैव प्रौद्योगिकी उद्यमिता का समर्थन करने के लिए एक नया इंक्यूबेशन सेंटर लॉन्च किया गया है। सिंपली अ न्यू इंक्यूबेशन सेंटर लॉन्च टू सपोर्ट बायोटेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसके बारे में भी पढ़ लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन साइंस टेक में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा प्लेसेस की बात करेंगे जो चर्चा में रहे हैं। पहला तो म्यांमार है, तो वहाँ पर जनरल मिन आंग वाइंग राष्ट्रपति चुने गए हैं। इसके अलावा इंडोनेशिया में 7.4 की तीव्रता का भूकंप आया है। तो इंडोनेशिया का जो सबसे, देखो इंडोनेशिया का अगर याद रखना है तो दो पहले याद रखना, सुमात्रा और जावा। और इसमें भी क्या याद रखना है, भारत से सुमात्रा पास है या जावा पास है, ये याद रखना जरूरी है। और इसके अलावा इनके बीच में जो भी जल संधि है वो याद रखना। इससे ज़्यादा इंडोनेशिया को आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जल डमरूमंद यानी जल संधियाँ क्या हैं इनके बीच में, प्लस भारत से सुमात्रा पास है या फिर जावा पास है, ये याद रखना, और कुछ नहीं। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सपोर्ट करते रहिए बस। जय हिंद, जय भारत।